लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था 1D एरे के कंसेप्ट को। ठीक है, हमने प्राइम नंबर निकालना देखा था 1D एरे का यूज करके। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट कंसेप्ट की, तो 1D एरे के बाद नेक्स्ट हम मल्टी डायमेंशनल एरे भी स्टार्ट कर चुके थे। क्या मतलब है मल्टी डायमेंशनल एरे का, इसको हम देख चुके थे, इसका सिंटैक्स हम डिस्कस कर चुके थे, प्लस हमने इसके कुछ प्रोग्राम्स भी डिस्कस किए थे, जैसे कि 2D एरे में इनपुट कैसे लेना है, मल्टी डायमेंशनल एरे में 2D एरे, 3D एरे, ये सारे एरेज का सारे एरेज आती हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें 2D एरे की, तो जहां पर दो सबस्क्रिप्ट मेंशन किए जाएंगे उसको हम 2D एरे कहते हैं। ठीक है, हमने 2D एरे में यूजर से इनपुट लेना देखा था कि यूजर कैसे नंबर्स का इनपुट दे सकता है। ठीक है, एक प्रोग्राम हमने ये डिस्कस किया था, ये मैंने आपको सेंड भी किया था। और इसके अलावा एक हमने प्रोग्राम देखा था कि बेसिकली 2D एरे को किस तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगेन 2D एरे में भी गार्बेज वैल्यूज होती हैं, तो उनको हमें किसी ना किसी वैल्यू से ओवरराइड करना जरूरी है अगर हम 2D एरे को यूज करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था फर्स्ट इनिशियलाइजेशन का मेथड। इस केस में हमने इस तरीके से जितने भी टोटल 9 नंबर्स हैं उनको इस तरीके से क्या किया था, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पर इनिशियलाइज किया था। एक मेथड हमने ये डिस्कस किया था। अब इसी के साथ हमने इसको प्रिंट के लिए भी देखा था कि हम 2D एरे को किस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं, और इस प्रोग्राम का ये कुछ आउटपुट था। अब अगर हम बात करें इनिशियलाइजेशन के और मेथड्स, ठीक है, तो आज की क्लास का पहला टॉपिक ये है कि इनिशियलाइजेशन का एक और मेथड क्या हो सकता है। तो देखें इस केस में यहाँ पर अगेन मैंने एक 2D एरे क्रिएट की है। ठीक है, अब मैंने इनिशियलाइज करते टाइम एक कर्ली ब्रैकेट्स पुट किया है और एंडिंग कर्ली ब्रैकेट्स, और इसके बाद मुझे जिस रो में जो एलिमेंट पुट करना है, ठीक है, तो उसको हमने वापस से देखें कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर सेपरेट किया है। तो अगर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम कर्ली ब्रैकेट्स रख रहे हैं तो दैट मीन्स ये फर्स्ट रो यानी कि 0 इंडेक्स के लिए इनिशियलाइजेशन हो जाएगा। अच्छा, ये इनिशियलाइजेशन मैं इसीलिए यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि कई बार इनिशियलाइजेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है थ्योरी पेपर्स में। ऐसे ही इनिशियलाइजेशन के केस में यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो सेकंड मैंने कर्ली ब्रैकेट्स पुट किए हैं एंडिंग और स्टार्टिंग, वो किसके लिए कंसिडर किया जाएगा, रो 1 यानी कि इंडेक्स 1 के लिए। ऐसे ही लास्ट, ठीक है, जो वैल्यूज हैं वो किसके लिए कंसिडर की जाएंगी, लास्ट रो के लिए। अब इस केस में अगर मैं एक वैल्यू कम भी दे दूं तो हमें पता है बाय डिफॉल्ट वो 0 से इनिशियलाइज, बाय डिफॉल्ट तो गार्बेज रहेगी अगर हम कोई भी इनिशियलाइजेशन नहीं करें तो। ठीक है, आई मीन टू से कि मैं अगर यहाँ पर ये पुट ही ना करूं, सिंपल 2D एरे डिक्लेयर करूं, तो वो डेफिनेटली गार्बेज से इनिशियलाइज रहेगा, मतलब गार्बेज वैल्यूज रहेंगी। लेकिन यहाँ पर इनिशियलाइज करते टाइम मैं अगर एक कॉलम की वैल्यू को स्किप कर दूं तो एट द एंड वो वैल्यू 0 रहेगी। ये कुछ इस तरीके से, अगर हम इसके आउटपुट की बात करते तो यहाँ पर 0 आ जाता। ठीक है, तो अभी तो मैंने इसको 9 नंबर से इनिशियलाइज कर रखा है, और इसी के साथ हर रो में हमें पता है टोटल 3 वैल्यूज हैं। कैसे, क्योंकि यहाँ पर हमने स्पेसिफाई किया है कि टोटल रो 3 होनी चाहिए और हर रो में 3 कॉलम्स होने जरूरी हैं। ठीक है, फिर सिंपल प्रिंट करवाने का वही मेथड है हमारे पास में कि सबसे पहले रो के लिए एक लूप चल जाएगा और देन हर रो में कितनी वैल्यूज डिस्प्ले होनी चाहिए इसके लिए आपके पास में जे का लूप हमने यहाँ पर पुट किया है। ठीक है, और हर रो के बाद हमें नेक्स्ट कंटेंट नेक्स्ट लाइन में पुट करना है, तो इसलिए \n हमने यहाँ पे यूज किया है। अब इस प्रोग्राम में कोई कंफ्यूजन हो किसी को तो पूछ सकते हैं। हमने इनिशियलाइजेशन का एक और मेथड आज डिस्कस किया। इसके बाद अगर हम प्रोसीड करें
तो नेक्स्ट है हमारे पास में इनिशियलाइजेशन का एक और मेथड। ठीक है, तो देखें इस केस में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हम 2D एरे को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहला जो सबस्क्रिप्ट है उसकी वैल्यू को रो कंसिडर किया जाता है किया जाएगा, ठीक है, और जो दूसरा सबस्क्रिप्ट है उसकी वैल्यू को कॉलम कंसिडर किया जाएगा। तो इस केस में इनिशियलाइजेशन के इस तरीके में हम जो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट है उसको एम्प्टी छोड़ सकते हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ रो को एम्प्टी छोड़ सकते हैं, ठीक है, कॉलम को एम्प्टी हम नहीं छोड़ सकते। तो अब इस केस में कितनी रो कंसिडर की जाएगी, कंपाइलर को कैसे पता चलेगा? देखें यहाँ पर हमने जितनी बार ब्रैकेट्स देखें, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमने एक बार कर्ली ब्रैकेट्स लगाए, तो यानी कि इसको फर्स्ट रो कंसिडर किया जाएगा, इसको सेकंड रो कंसिडर किया जाएगा, और इसको थर्ड रो, यानी कि टोटल जो रोज हो गई वो अगेन 3 हो गई। ठीक है, और हर रो में कितने वैल्यूज पुट करनी है हमें, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 बताया है, दैट मीन्स हर रो में टोटल 3 कॉलम्स हमें यहाँ पे पुट करने होंगे, और मैंने यहाँ पे 3 वैल्यूज ही पुट की हैं। ठीक है, अगेन इसको अगर हम प्रिंट करवाएं तो प्रिंट करवाने के लिए वही लूप का कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो इस प्रोग्राम में नया सिर्फ इतना ही था कि जब हम इनिशियलाइज करेंगे तो 2D एरे के केस में या मल्टी डायमेंशनल एरे के केस में हम जो पहला सबस्क्रिप्ट है जिसको कि हम रो कंसिडर करते हैं उसको हम स्किप कर सकते हैं। आई मीन टू से कि वहां हम साइज नहीं भी दें तो इनिशियलाइज करते टाइम जिस अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट की है, ठीक है, कंपाइलर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा और उतनी रो कंसिडर करेगा। ठीक है, तो मैंने इस अकॉर्डिंग यहाँ पर 3 रो कंसिडर की है और 3 रो में 3 कॉलम्स यहाँ पे कंसिडर करके ये लूप को कंटिन्यू किया है। अच्छा, स्किप सिर्फ और सिर्फ इनिशियलाइजेशन के टाइम ही कर सकते हैं आप, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप इस तरीके से एरे क्रिएट करें। लेट्स से कि आपने ARR नाम से एरे क्रिएट किया और यहाँ पर इस तरीके से पुट किया, तो ये सिंटैक्स रॉन्ग है, हम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, ये तरीका कब पॉसिबल है? जब हम इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं। लास्ट ईयर स्टूडेंट से इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे प्रैक्टिकल में, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर रिपीट कर रही हूँ उन क्वेश्चंस को। अब इनिशियलाइज करते टाइम अगर हम 1D एरे को डिक्लेयर कर रहे हैं तो 1D एरे को भी सिंपल हम इस तरीके से एम्प्टी उसके ब्रैकेट्स जो पेरेंट मतलब जो उसकी वैल्यू है साइज है उसको एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। जब हम इनिशियलाइज करेंगे तभी हम उसको एम्प्टी छोड़ सकते हैं, यानी कि कुछ इस तरीके से ये ऐसे पॉसिबल है, हालांकि इसका हमने एग्जाम्पल भी देखा था। ठीक है, और मैंने थ्योरी क्वेश्चंस में आपको ये क्वेश्चन भी दिया है कि आपको 1D एरे को कैसे इनिशियलाइज करना है। तो ये इनिशियलाइजेशन का थर्ड मेथड था। इसके बाद यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। यस, इसके बाद अगर हम कंटिन्यू करें तो इनिशियलाइजेशन का एक और मेथड है हमारे पास में, ये लास्ट इनिशियलाइजेशन का मेथड है। इस केस में अगेन तरीका वही है, हालांकि इसको मैं एक बार डिस्क्राइब कर चुकी थी ऊपर वाले एग्जाम्पल्स में, कि यहाँ पर इस केस में अगर हम बात करें तो देखिए लास्ट जो सबस्क्रिप्ट है उसमें मैंने वैल्यू क्या कर दी, सिर्फ एक ही इनिशियलाइज की है। ठीक है, तो इसका मतलब फर्स्ट रो के लिए तो ये वैल्यू कंसिडर की जाएंगी, नेक्स्ट रो के लिए ये वैल्यू कंसिडर की जाएगी, और अगर हम बात करें लास्ट रो के लिए तो लास्ट रो में यानी कि अगर मैं इसको सिंपल वैल्यूज से बताऊं तो देखें 2,0 पर हमारे पास में क्या वैल्यू है 7, लेकिन आप देखें मैंने बाकी की जो वैल्यूज हैं यानी कि 2,1 के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं रखा, तो उसके लिए 0 जो है वो इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही 2,2 पर क्या असाइन हो जाएगा, 0। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर यही पुट किया है, और जब हम इसके आउटपुट को यहाँ पर डिस्प्ले करवाएंगे यानी कि एरे को प्रिंट करवाएंगे तो उस केस में
ये रिजल्ट कुछ इस तरीके से विजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक 2D एरे का इनिशियलाइजेशन टॉपिक कंप्लीट होता है। अब अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, यस, तो यस, अब अगर हम बात करें तो 2D एरे के रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे कुछ सिंपल प्रोग्राम, अभी तक हमने इनिशियलाइजेशन देखा था और बेसिक कुछ कंसेप्ट देखे थे। इसके बाद मैंने यहाँ पे मैक्सिमम नंबर जो है 2D एरे में फाइंड आउट करना बताया है। हालांकि लॉजिक्स आप लोग मुझसे ज़्यादा अच्छे से इसको क्लियर कर, मतलब आप प्रोग्राम बना सकते हैं, बट एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है। तो इस केस में अगेन हम यूजर से नंबर का इनपुट ले रहे हैं। 2D एरे डिक्लेयर किया हमने, बाय डिफॉल्ट वो गार्बेज उसमें वैल्यूज रहेंगी, तो इसलिए मैंने इनपुट यहाँ पर यूजर से लिया। ठीक है, इनपुट लेने के साथ मैंने यहाँ पे i और j की वैल्यू को भी डिस्प्ले करवाया है। यानी कि मैं कुछ इस तरीके से इनपुट लेना चाह रही हूँ कि इनपुट यहाँ पे आपको नंबर के लिए प्रॉम्प्ट किया जाए, प्लस कौन से कॉलम और कौन से रो के लिए हम इनपुट ले रहे हैं वो भी हमें यहाँ पर मेंशन करना है। तो हम यहाँ पर i और j जो वेरिएबल है उनको पुट कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है, कोई कंपल्सरी नहीं है कि आप उनको पुट करें ही। इसके बाद अगर हम बात करें इनपुट लेने के बाद, इनपुट हमें पता है कैसे होगा, यानी कि हर रो में 3-3 वैल्यूज का इनपुट आपसे लिया जाएगा। ठीक है, इनपुट लेने के बाद मैंने यहाँ पर जो वैल्यूज इनपुट ली हैं उनको सिंपली डिस्प्ले करवाया है। अगेन हमें पता है लूप चलाकर हम डिस्प्ले करवा सकते हैं, काम बार बार होगा प्रिंट करवाने का। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लूप चलाया, आप चाहे तो बिना लूप के भी ये काम कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, मैक्सिमम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बेसिकली मैक्सिमम हमें पूरी एरे में से फाइंड आउट करना है। तो लॉजिक वही है जो हमने 1D एरे के केस में इम्प्लीमेंट किया होगा, आप लोगों ने लास्ट ईयर जो पढ़ा था। ठीक है, मैक्सिमम निकालने का कंसेप्ट वही यहाँ पर कंसेप्ट है कि सबसे पहले हमने मैक्स नाम का जो वेरिएबल है उसको एरे के फर्स्ट रो के फर्स्ट मतलब जो कॉलम है उससे क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, कहने का मतलब अभी अगर मैं मैक्स वेरिएबल की वैल्यू की बात करूं, ठीक है, तो उसमें इनिशियली मैंने 341 जो पहली वैल्यू का इनपुट लिया था वही असाइन कर दी। ठीक है, आप लोगों ने मे बी शायद 0 से इनिशियलाइज करना भी देखा है, लेकिन उस केस में जब हम नेगेटिव नंबर्स को क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं, उनमें से अगर हम मैक्सिमम निकालेंगे, ठीक है, तो वहां पर दिक्कत आ सकती है, क्योंकि नेगेटिव नंबर में अगर हमने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 0 असाइन कर दिया तो कोई भी नंबर मैक्सिमम हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। किस केस में, जब हम नेगेटिव नंबर्स में से मैक्सिमम फाइंड आउट करना चाहें तब, क्योंकि हमें पता है नेगेटिव नंबर में सबसे बड़ा 0 ही होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इनिशियली यहाँ पर क्या कर दिया, जो फर्स्ट वैल्यू का यूजर से इनपुट लिया था उसी को ही मैक्स में असाइन कर दिया। तो मैंने इस प्रोग्राम में इनपुट कुछ ये कंसिडर किया है 341, तो मैं इसलिए यहाँ पे 341 असाइन कर रही हूँ। ठीक है, अब करना क्या पड़ेगा हमें, इस मैक्स वेरिएबल की वैल्यू को हम एरे के हर एक एलिमेंट से चेक करवाएंगे कि अगर इससे कोई बड़ी वैल्यू मिलेगी तो मैक्स नाम का जो वेरिएबल है उसमें वैल्यू ओवरराइट हो जाए। ठीक है, तो अगेन हमने यहाँ पे लूप को कंटिन्यू किया है। लूप को कंटिन्यू करने के बाद हम सबसे पहले जीरो थ्रो के लिए देखें, जीरो थ्रो के लिए जो फर्स्ट कॉलम है, ठीक है, उसकी वैल्यू को हम यहाँ पे अगेन चेक करवा रहे हैं। हालांकि 341 को 341 से चेक करवाने का यहाँ पे मतलब नहीं है, बट हम एक बार चेक करवा रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले इस 341 की वैल्यू को इस इंडेक्स की वैल्यू से चेक करवाया, अगर इससे बड़ा है, ठीक है, इस केस में तो वैसी कंडीशन ट्रू नहीं होगी क्योंकि 341 कभी भी 341 से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद अगेन जब जे का लूप कंटिन्यू होगा तो नेक्स्ट 2 वैल्यूज से चेक किया जाएगा, यानी कि 341 को चेक किया जाएगा क्या वो बेसिकली इन केस में 2 और 3 जो नंबर्स हैं वो 341 से बड़े हैं क्या, तो इस केस में नहीं है बड़े, दैट मीन्स ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी। ठीक है, इसी तरीके से ये पर्टिकुलर लूप कंटिन्यू होगा। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू जब
1 हो जाएगी, यानी कि आई की वैल्यू जब 1 हो जाएगी तो तीनों रोज के लिए यहाँ पर तीनों कॉलम्स के लिए अगेन लूप कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो वापस से 341 को बाकी की वैल्यू से चेक किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा। तो अब इस केस में जब फर्स्ट इंडेक्स की बात हो रही होगी, ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स के लिए लूप चल रहा होगा, तो ये वैल्यू जो है बेसिकली वो 341 से ज्यादा है। तो इसी केस में क्या होगा, मैक्स नाम के वेरिएबल में असाइन हो जाएगा सिंपली 656। ठीक है, और ये हमें रिजल्ट में विजिबल हो जाएगा। तो एट द एंड जब हम मैक्सिमम नंबर को डिस्प्ले करवाएंगे तो मैक्स यहाँ पर डिस्प्ले होगा। ठीक है, और क्या वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू हमारे इनपुट यहाँ पे 656 डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, अब मैक्सिमम को लेकर किसी भी तरह का प्रोग्राम 2D एरे में आपसे पूछा जा सकता है। जैसे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपको 2D एरे में कॉलम वाइज मैक्सिमम फाइंड आउट करना है या रो वाइज आपको मैक्सिमम निकालना है। ठीक है, तो रो वाइज के कंसेप्ट को मैंने आगे के प्रोग्राम में डिस्कस किया है। तो अब यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। सिंपली हमने मैक्स वेरिएबल की वैल्यू को एरे के हर एक इंडेक्स से चेक किया है कि अगर उससे भी कोई बड़ा नंबर होता तो यहाँ पर सिंपली स्टोर हो जाता। ठीक है, लेकिन अगर हमें मिनिमम पूछा जाता तो मिनिमम के केस में यहाँ पर ये कंसेप्ट कुछ एरो जो हमारे पास में जो बेसिकली ऑपरेटर है, ठीक है, वो यहाँ पर उसका साइन चेंज हो जाता। ठीक है, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है। तो क्योंकि हम मैक्सिमम निकाल रहे हैं तो यहाँ पर ये सिंबल हमने पुट कर दिया। आगे प्रोसीड कर रहे हैं अब हम। अभी तक के प्रोग्राम्स में कोई भी कंफ्यूजन हो, किसी लॉजिक में कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद 2D एरे के लास्ट कुछ प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, अब एक प्रोग्राम है हमारे पास में कि हमें कुछ नंबर्स का इनपुट करना है, 9 नंबर्स का इनपुट करना है 2D एरे में, यानी कि 3x3 की एरे हमें क्रिएट करनी है और रो वाइज हम नंबर्स का क्या करवा रहे हैं, सम करवा रहे हैं। ठीक है, और ऐसे ही जो लास्ट प्रोग्राम है, ठीक है, दोनों में रो वाइज का कंसेप्ट मैंने यहाँ पे पुट किया है कि हम रो वाइज फर्स्ट ऑड नंबर को क्या करवा रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सम करवाना देख लेते हैं। अगेन 2D एरे हमने प्रोग्राम में क्रिएट किया है। ठीक है, ये एक 2D एरे हमने यहाँ पे क्रिएट किए। अब उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, सिंपली इनपुट लिया यूजर से कि यहाँ पे टोटल 9 नंबर्स का हमें क्या करना है, इनपुट लेना है। ठीक है, और इनपुट लेने के बाद हमने अगेन उन वैल्यूज को सिंपली यहाँ पर डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, तो लेट्स से यूजर ने कुछ इन वैल्यूज का इनपुट दिया, तो इनपुट देने के बाद हमने कुछ वैल्यूज को इस तरीके से डिस्प्ले करवाया है। ठीक है, मतलब उसी इनपुट को इस तरीके से डिस्प्ले करवाया है। अब अगर हम बात करें तो हमारे पास में प्रोग्राम का लॉजिक जो है वो हमें क्या इम्प्लीमेंट करना है, यानी कि क्या बोला गया है हमें कि यहाँ पर हमें रो वाइज नंबर का सम करना है। दैट मीन्स अब हमें पता है कि हर रो का सम होने के बाद हमें सम को क्या करना पड़ेगा, हर बार एक बार 0 से इनिशियलाइज करना जरूरी है। अदरवाइज हम प्रीवियस सम को ही अगर फॉलो करेंगे, प्रीवियस सम में ही असाइन करते जाएंगे, तो बहुत बड़ा नंबर हमारे पास में नेक्स्ट रो के लिए सम का हो जाएगा, जो कि गलत होगा। ठीक है, तो चाहे रो वाइज सम हो चाहे कॉलम वाइज सम हो, ठीक है, चाहे रो वाइज कंसेप्ट आपको बोला जाए कॉलम वाइज, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हर रो के ओवर होने के बाद आपको उस पर्टिकुलर, चाहे फैक्टोरियल बोला जाए चाहे सम बोला जाए, उसको एक बार आपको 0 से इनिशियलाइज करना जरूरी है। ठीक है, और अगर पावर बोली जाती तो वहां पर फिर वो 1 से इनिशियलाइज होता वेरिएबल। ठीक है, वो तो डिपेंड करता है कि हमें क्या लॉजिक इम्प्लीमेंट करना है। तो अब देखें, सिंपली मैंने वापस से
2D एरे को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लॉजिक इम्प्लीमेंट करने के लिए अगेन रो का लूप चलाया है, ठीक है। फिर हर रो में हमें पता है टोटल 3 वैल्यूज हैं, तो टोटल 3 बार ये लूप चलेगा हर रो में 3 वैल्यूज के लिए। अब देखें, हम पूरी एरे का सम नहीं कर रहे हैं, हम कॉलम वाइज, यानी कि सबसे पहले इस रो का सम हो, ठीक है, जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम डिस्प्ले करवाएंगे। तो इस केस में हमने क्या किया है, सबसे पहले फर्स्ट रो की जितनी भी वैल्यूज हैं, टोटल 3 वैल्यूज, उनका हमने यहाँ पे सम किया है। और ये पर्टिकुलर जब लूप कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट रो के लिए वैल्यूज का सम हो जाएगा, तो हमने यहाँ पर सम को डिस्प्ले करवाया है, ठीक है। सम को डिस्प्ले करवाने के लिए मैंने आई प्लस सिंपल सम तो वेरिएबल को पुट किया है, प्लस मैं कौन सी रो के सम को डिस्प्ले करवा रही हूँ उसके लिए मैंने आई का इंडेक्स नंबर ना पुट करके यूजर के अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट रो होती है, ठीक है, वो तो हमें इंटरनली पता है कि फर्स्ट रो मतलब 0 इंडेक्स, तो मैंने यहाँ पर जो आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से डिस्प्ले करवाया है कि सम ऑफ फर्स्ट रो, ठीक है, यानी कि फर्स्ट रो का जो सम है वो कितना हो जाएगा, इस इनपुट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हो जाएगा 6, ठीक है। अब आगे जब ये सेकंड रो पे प्रोसीड होगा सम करने के लिए प्रोग्राम, तो हमें इस सम वेरिएबल को 0 से इनिशियलाइज करना जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो नेक्स्ट टाइम जो सम होगा वो उस केस में सम जो होगा वो बेसिकली कुछ इस तरीके से सम इक्वल टू जो लास्ट सम था उसी को ही यूज किया जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 6 प्लस नेक्स्ट नंबर हमारे पास में क्या है 4, तो 6 प्लस 4 का एडिशन हो जाएगा जो कि गलत होगा, ठीक है। तो इसलिए हमने नेक्स्ट रो के लिए सबसे पहले सम को 0 से इनिशियलाइज किया है, यानी कि हर बार हर रो के लिए सम 0 से इनिशियलाइज होके फिर कंटिन्यू हो। तो इसी तरीके से ये प्रोग्राम कंटिन्यू होगा और इस आउटपुट के, इस इनपुट के अकॉर्डिंग हमारे पास में हर रो का जो सम है वो कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। यस, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो 2D एरे का जो लास्ट हमारे पास में कंसेप्ट है वो है कि हमें 9 नंबर्स का अगेन इनपुट लेना है, ठीक है। 9 नंबर्स का इनपुट लेने के बाद हमें क्या करना है, रो वाइज जो फर्स्ट ऑड नंबर आ रहा है, ठीक है, उसको डिस्प्ले करवाना है। तो देखें, अगेन मैंने यहाँ पर 2D एरे क्रिएट किया है, देन 2D एरे अभी डेफिनेटली गार्बेज उसमें है, ठीक है, तो गार्बेज को हमने ओवरराइड कर दिया यूजर से इनपुट लेके, तो यहाँ पर वैल्यूज का सिंपली इनपुट लिया जाएगा। अगेन जैसे प्रीवियस प्रोग्राम में हमने इनपुट लिया है वैसा ही कंसेप्ट है। इनपुट लेने के बाद हमने यहाँ पर क्या किया है, सिंपली एरे को डिस्प्ले करवाया है। लेट्स से कि ये यहाँ पर इनपुट लिया गया है, ठीक है, तो इनपुट लेने के बाद मैंने यहाँ पर एरे को डिस्प्ले करवाया है, ठीक है। अब अगर बात करें प्रोग्राम में हमें क्या बोला गया कि फर्स्ट ऑड नंबर हमें हर रो का चाहिए, आई मीन टू से कि जैसे कि अगर हम बात करें इस रो में, तो इस रो में फर्स्ट ऑड नंबर, एक मिनट, आई थिंक मैंने जस्ट वेट फॉर अ मिनट, इसको मैंने जो आउटपुट लिखा है इसको हम ओके, तो यहाँ पर ऑड नंबर के लिए हम प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है। तो आउटपुट में अगर हम देखें तो फर्स्ट यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में इसके अकॉर्डिंग 35, ठीक है। इसके बाद यहाँ आ जाएगा हमारे पास में 5 और लास्ट रो में फर्स्ट और नंबर जो हमें मिलेगा वो होगा 19, ठीक है। ये इस इनपुट के अकॉर्डिंग कुछ आउटपुट रहेगा। तो अगर कंटिन्यू करें लॉजिक को देखें, तो इस केस में यहाँ पर अगेन
ऑड नंबर के लिए मैंने एक ऑड वेरिएबल यहाँ पर ऑड नाम का वेरिएबल पुट किया है जिसमें बाय डिफॉल्ट अभी 0 इनिशियलाइज किया है। ठीक है, सबसे पहले रो के लिए, यानी कि आई की वैल्यू जो है वो रो को कंसिडर कर रही है, तो 0 to 2 तक ये टोटल लूप कंटिन्यू होगा, यानी कि टोटल 3 टाइम्स ये लूप कंटिन्यू होगा। ठीक है, उसके बाद हर हर मतलब एक रो के हर कॉलम की वैल्यू को चेक किया जाएगा कि अगर आपके पास में जो नंबर है वो 2 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, यानी कि रिमाइंडर 0 नहीं आता। ठीक है, हम यहाँ पर इक्वल 1 नहीं चेक करवा सकते क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारे ऑड नंबर्स के केस में रिमाइंडर 1 आए, तो इसलिए हम यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू 0 चेक करवाएंगे। ठीक है, तो अगर वो ऑड नंबर है, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पर क्या होगा, जो ऑड वेरिएबल है उसमें हमने सिंपली एरे का जो भी नंबर्स हमने इनपुट लिए हैं चेक करवा रहे हैं, ठीक है, उसको हमने यहाँ पर असाइन करवा दिया है ऑड वेरिएबल में। और इस पर्टिकुलर कंडीशन के बाद हमने ब्रेक, यानी कि इस कंडीशन के साथ ही हमने यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट पुट कर दिया। तो जब भी हम एक लूप के अंदर ब्रेक पुट करते हैं, हमेशा ब्रेक हम कंडीशन के साथ ही पुट करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस केस में ये ब्रेक क्या करेगा, सिर्फ इस लूप से क्या आएगा, बाहर आएगा, यानी कि इस लूप को ब्रेक करेगा। ठीक है, तो यानी कि हमें सबसे पहले आई की वैल्यू जब 0 थी, ठीक है, तो उस रो के लिए हमें अगर फर्स्ट और नंबर मिल जाएगा तो ये पर्टिकुलर लूप आगे कंटिन्यू नहीं होगा और ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद अगेन मैंने यहाँ पे चेक करवाया है कि अगर ऑड जो वेरिएबल है, ठीक है, उसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, दैट मीन्स आप यहाँ पर चेक करवा सकते हैं कि अगर ऑड वेरिएबल जो है वो 0 से बड़ा है या नॉट इक्वल टू 0 है, तो उस केस में हमें फर्स्ट ऑड नंबर मिल चुका है उस रो का और यहाँ पर हम उसको इस तरीके से डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ऑड नंबर नहीं मिलता तो हम यहाँ पर ये मैसेज मैंने एल्स में पुट करवाया है कि ऑड नंबर नॉट प्रेजेंट। प्लस प्रोग्राम में मेन समझने वाली बात ये है कि जब हम नेक्स्ट रो पे प्रोसीड करेंगे, ठीक है, अभी हमने फर्स्ट रो के लिए देखा, फर्स्ट रो में अभी पहला ऑड नंबर 35 मिला था हमें। ठीक है, तो जब हम नेक्स्ट रो पे कंटिन्यू करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ऑड को 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं। ठीक है, इस केस में यहाँ पर 0 से इनिशियलाइज करने पर नेक्स्ट टाइम जो कंटिन्यू होगा, ठीक है, उसमें जो भी ऑड नंबर हमें मिलेगा तो वापस से क्या होगा, जो भी ऑड नंबर हमें मिलेगा वो ऑड वेरिएबल में असाइन हो जाएगा। ठीक है, 0 यहाँ पे असाइन करना जरूरी है, अगर असाइन नहीं करेंगे तो नेक्स्ट रो में भी प्रीवियस रो का जो ऑड नंबर प्रेजेंट होगा, ठीक है, वही हमें एज अ आउटपुट विजिबल हो जाएगा। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि अगर इस रो में हमें यहाँ पर लेट्स से कि ये कुछ इनपुट हम देते तो यहाँ पर एक भी ऑड नंबर प्रेजेंट नहीं है, और अगर हम ऑड वेरिएबल में 0 असाइन नहीं करते तो क्या होता, फर्स्ट रो का जो ऑड नंबर है, यानी कि वो अगेन किसी न किसी वैल्यू से इनिशियलाइज करा हुआ था, 0 नहीं था, तो वापस से ये रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा जो कि गलत होगा इस केस में। तो इसलिए हर बार आपको 0 इसमें असाइन करना जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ तक कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ 2D एरे का कंसेप्ट हमारे आज की क्लास में कंप्लीट होता है। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज 1D एरे के मैंने यहाँ पे 2 असाइनमेंट पुट किए हैं। अगेन असाइनमेंट की कोई एंड डेट नहीं है जो मैं अभी आपको प्रोग्राम्स दे रही हूँ, सिर्फ थ्योरी असाइनमेंट्स आपको सबमिट करवाने हैं 6 तक। ठीक है, जो मैंने आपको थ्योरी असाइनमेंट सेंड किए हैं। तो अगर हम असाइनमेंट्स की बात करें 1D एरे के, ठीक है, तो इस केस में यहाँ पर आपको 5 नंबर्स का इनपुट लेना है। एक बार आप सब ध्यान से समझ लीजिए असाइनमेंट को, और आपको क्या करना है, 5 नंबर्स का इनपुट लेने के बाद 1D एरे में 5 नंबर्स का इनपुट लेना है और यूनिक नंबर्स जो उस एरे में प्रेजेंट हैं उनको डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, तो लेट्स से मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स का इनपुट लिया है, टोटल नंबर यहाँ पर 5 मैंने नहीं पुट किए हैं, एक एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं यहाँ पर। तो अब इस केस में यूनिक नंबर्स जो हैं,
जो कि रिपीट नहीं हो रहे। देखें अगर मैं बात करूं 12, तो 12 और यहाँ पर भी है और सेकेंड टाइम वापस से हमें विजिबल हुआ है, तो ये यूनिक नंबर नहीं है। ऐसे ही अगर हम बात करें 24, तो 24 एरे में वापस से नहीं आया, इसलिए ये एक यूनिक नंबर है। ठीक है, उसके बाद 56 अगर नेक्स्ट नंबर है तो वो भी एक बार वापस आया है, तो ये यूनिक नंबर नहीं होगा। और इसके बाद अगर हम बात करें 12 को तो हम ऑलमोस्ट चेक करवा चुके हैं। ठीक है, वैसे भी 12 अगर हम देखें तो वापस से फर्स्ट इंडेक्स पे प्रेजेंट था, मतलब वो यूनिक नंबर नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें 90, तो 90 वापस से कहीं पर भी एरे में एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए यूनिक नंबर है। तो ये आपके प्रोग्राम का आउटपुट रहेगा। ऐसे ही यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद जो असाइनमेंट का सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है, एरे में 5 नंबर्स का इनपुट लेना है। अगेन 1D एरे का ही प्रोग्राम है यहाँ पर, और उसमें जो इवन नंबर्स हैं, ठीक है, उनका आपको एवरेज प्रिंट करवाना है। अब एवरेज फ्लोट नंबर्स में भी आ सकता है, तो आप चाहें अगर फ्लोटिंग में लेना चाहें तो वो भी पॉसिबल है। ठीक है, तो इस केस में जो इवन नंबर्स हैं, कौन कौन से इवन नंबर एरे में, 2, 4 और 6। तो एवरेज किस तरीके से निकाला जाता है, हमें पता है। सबसे पहले सम किया जाएगा, और सम अपॉन इवन नंबर्स का काउंट कितना है यहाँ पे 3, तो सम अपॉन यहाँ पर टोटल काउंट इक्वल टू जो भी एवरेज निकल के यहाँ पर विजिबल होगा। तो ये दो प्रोग्राम्स आप लोगों को ट्राई करना है एज असाइनमेंट। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।